चल, जो चैप्टर अपना थर्ड है 9th क्लास में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो ये पढ़ते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, किस तरह से है अपना, एटम्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर मैं एटम्स की बात करूँ, एटम्स वैसे तो हमने पहले भी आया होगा, ठीक है, 6th में 7th में 8th में पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा कभी एटम्स, सुना नाम, क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, पार्टिकल बोल दिया। अब होता भी यही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो हम ये यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं वे कंबाइन होते हैं। अब एलिमेंट्स कंबाइन होने का भी अपने पास क्या होता है कि हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये एलिमेंट्स अपने पास कंबाइन होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर भी अपने पास दो अलग से लॉ आते हैं। पहला लॉ है अपने पास कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देख क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है कि अपने पास मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कि कहने का मतलब ये है, मान के चल कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को अगर जला भी दूं, अगर मैं इस मार्कर को जला भी दूं तो कहेगा जितना इसका मास था, इसके एटम्स का मास था, वो जलने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो मास मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो यहां से डेफिनेशन क्या मिली अपने को, डेफिनेशन आती है मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, क्या, नोर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आया ना? तो आप मास को बना सकते हो, यह भी नहीं है कि आपने लिया और किसी चीज को बना लिया और आपस में कोई चीज मिला दी और आपने बना लिया, नहीं, जो है आपके पास है, प्रेजेंट है, अपने पास मार्कर हैं तो हैं। अब कहता है कि ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं इसके मास को, ना ही इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। समझ में? मास नाइदर भी क्रिएटेड नोर भी डिस्ट्रॉयड। क्रिएट का मतलब बनाना और डिस्ट्रॉयड का मतलब उसको खत्म करना। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कैसे कहता है, मान के चल मैंने एक कार्बन लिया, क्या लिया, एक कार्बन, ये कार्बन का सिंबल होता है। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंबल कैसे होते हैं, ठीक है। तो सी से क्या अपना कार्बन है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। किसके साथ मिला दिया? ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। तो ये अपने को क्या दे देगा? CO2 दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा? CO2 दे देगा। समझ में आ गई बात? अब इसका मास देखना अपने को, मैं आपको अभी बता देता हूं, आगे चल के और पढ़ेंगे मास कैसे निकालते, क्या होता है। इसका मास होता है 12। कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने मास? 16। 2 का कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। इस कार्बन का मास कितना है? इस ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 है। तो मेरे पास जो ये है ना, जो ये मिला, इसको जोड़ कितना हो गया? 32 एंड 12 44। मीन्स इन दोनों को जोड़ने पर मेरा कितना वेट आया? 44 ग्राम आ गया। कितना आया? 44 ग्राम मिल गया मेरे को। तो कहता है कि मेरे पास जो ये बना ना अब इनसे, ये भी 44 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो देख लेते हैं, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी हमने ये ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलत है। चलिए जोड़ के देखते हैं। कितना कार्बन है यहाँ पर? 1। एक कार्बन का मास कितना? 12। ये लिख दिया मैंने, ठीक बात होगी। कितने ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना? 16। 2 का कितना हो गया? 32। तो जरा देखना इसका भी क्या मास 44 आया। जितना मैंने इस तरफ लिया था, इस एरो से इस तरफ लिया था, उतना ही मेरा एरो से दूसरी तरफ आया। तो बेटा होता क्या, जो ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड एरो से लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं?
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो एरो से राइट हैंड साइड होते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। कुछ बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? फिर से सुन, क्या कहा मैंने? हमने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। मान लिया, फिर हमने एग्जांपल देखा कि मैंने एक कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरे पास CO2 बन गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? अब हमने देखा कि इस कार्बन का मास कितना है? 12 है। इसका ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना है? तो 2 का कितना हो गया? 32। तो मेरे पास अगर इतना ही रिएक्टेंट में, देखिए ना तो हमने इसको बनाया और ना ही हमारे पास जितना था उससे यहां पर कम हुआ, तो हमारे पास ये टोटल हो गया 44। तो मेरे पास यहां पर 44 ही मिलना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मिला भी मेरे पास कि मैंने क्या किया, इसको और इसको देखा कि कार्बन का मास मेरे पास 12 है और ऑक्सीजन का कितना है? 32 हो गया। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 32 हो गया, तो 44 मिल गया। मीन्स ये जो डेफिनेशन कहती है वो ठीक कहती है। नहीं आई बात समझे? चल और एग्जाम्पल ले लेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चल मान लिया मेरे पास है, क्या ले, मैं इसी प्रकार से एक कार्बन ले लिया और दूसरा मैंने ऑक्सीजन जोड़ लिया। अब की बार कितना ऑक्सीजन है? 1। अब ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था कि अकेला तो मिलेगा नहीं, किस में होता है ये? O2 की फॉर्म में होता है। और मैं इससे बना लेता हूं बेटा क्या? CO बना लेता हूं। क्या बना लिया मैंने? CO बना लिया, मतलब कि मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ये चीज मैं बताऊंगा। अब मेरे को यहां पर एक ही ऑक्सीजन चाहिए। देखो, और ये दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूं, जो ये मास का ये जो लॉ है ना, ये पता कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो एटम है ना अपने पास, वे इक्वल हो। ये नहीं है यहां पर 5 हैं और यहां पर 4 हैं, तब एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरफ और इस तरफ इक्वल होने चाहिए। अब देखा, यहां पर तो 2 थी, यहां पर कितने हैं? 3 है। तो मेरे को ये 2 बनाने पड़ेंगे। 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं इसको हाफ कर दूं, इसको मैं 1/2 लिख दूं, तो 1/2 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 1। तो मेरे पास हाफ हाफ कितने बार है? 2 बार है। तो हाफ हाफ 2 बार का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए मैंने इसको बना दिया। अब देखिए हमने मास कितना है? एक कार्बन का कितना? 12। एक ऑक्सीजन का कितना? 16। तो मेरे पास कितना मिला? 12 और 16 कितना मिला? 8 और 28। तो पक्का मेरे पास यहाँ पर 28 होना चाहिए, है या नहीं है? एक का कितना? 12 और दूसरे का कितना? 16। तो दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा? 28। समझ में आया नहीं आया? तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो? चल और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसी में मैं ले लेता हूं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। तो मैंने बनाया यहां पर H2O बनाया। मैंने पहली चीज तो आपको ये बताई कि जितने इस तरफ हो इतना इस तरफ करना है। यहां पर कितने हैं मेरे पास? 3 एटम है। यहां पर कितने हैं? 4 है। तो मेरे को एक ऑक्सीजन बनाना है, यहां पर क्या करूंगा मैं? हाफ कर लूंगा मैं इसको, है ना? तो मैं इसको 1/2 लिख के और O2 लिख लूं। ठीक हो गया? अब देखते हैं क्या ये बात ठीक कहता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास देखते कितना है। तो रिएक्टेंट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का कितना मिलेगा? 2। तो एक हाइड्रोजन का मास, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन कितना होगा बेटा? 1। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 1 + 1 तो 2 हो जाएगा।
और मेरे पास कितना ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन बच गया क्योंकि मैंने हाफ हाफ 2 बार ले लिया, तो 1 हो गया। तो एक ऑक्सीजन का कितना मिलता है 16। तो यहां से टोटल मास कितना मिला 18, तो 18 यहां से मिल गया। प्रोडक्ट में भी कितना मिलेगा मेरे को 18 ही मिलेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन है, तो 18 यहां से मिल गया। बताइए बात समझ में आई या नहीं? तो ये क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और देख ले। अब चलिए, अब इसी चीज को आगे बताने के लिए एक लॉ और था जो कि था अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, वो देखते हैं क्या है अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। चल देखिए, कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या कहता है? कहता है कि अपने पास कभी भी मेरे पास कोई, मैं ये कहूं कि मॉलिक्यूल बना, पहले तो ये चीज बता देता हूं मॉलिक्यूल बनता कैसे है। एक एटम लिया हमने प्लस दूसरा एटम, तो इक्वल टू मॉलिक्यूल। कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल मेरे को मिलेगा ना कहीं पर भी, अगर वो एक जैसा है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल गई आपको, क्या मिल गई? अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकली हो, उसका जो रेशियो मिलेगा ना किसका एटम्स का, उसके एटम्स का रेशियो वो हमेशा सेम होगा, या उसके जो मास का रेशियो मिलेगा वो हमेशा ही क्या मिलेगा सेम मिलेगा। समझ में? कैसे? सपोज कर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C+O2 क्या मिला मेरे को CO2। कितने रेशियो में? ये यहां पर 1:2 में। बाई मास कितना है? बाई मास 12:16 का डबल 32। तो ये क्या है बाई मास, मास के अकॉर्डिंग हो गया ना। तो कितना मिलेगा यहां से? कितना लोगे? 16 ऐसा ही करेगा? ठीक है, पक्का? 3 और 8 चल मान लिया। तो ये कहता है कि अगर आपको CO2 मिलेगी ना, वो हमेशा ही इन रेशियो में मिलेगी आपको, हमेशा ही, कहीं की भी CO2 हो। कैसे? CaCO3। जब बेटा CaCO3 ब्रेक होगा ना, तो CaO प्लस CO2 में होगा। किस में होगा? CaO प्लस में CO2 में ब्रेक होगा। अब धीरे धीरे आएंगे ये कैसे ब्रेक हुआ कैसे नहीं हुआ, बट यहां से भी क्या निकली? CO2। क्या निकली? CO2। देख, चाहे तो ये इनसे मिलके CO2 बनी है, चाहे इनके ब्रेक होने से CO2 बनी है, कैसे भी बनी हो। समझ में? चाहे ये अपने पास फॉर्मेशन से बनी है, चाहे डिकम्पोजिशन से बनी है। डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। तो अब इसका रेशियो और इसका रेशियो जरा देखना एक ही मिलेगा, पक्का है भाई। इस CO2 में भी तो यही CO2 था, ऐसा ही था। तो इस CO2 का देखोगे तो वही क्या है अपने पास 1:2 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, एटम के अकॉर्डिंग, और यहां से क्या बाई मास के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा 3:8। समझ में? दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यही कहता कि कांस्टेंट चीज मिलेंगी अपने को, कहीं पर भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकली हो, बट इनकी जो मास की रेशियो है हमेशा ही कांस्टेंट मिलेगी। नहीं आई बात समझ में? और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं NaHCO3। तो यहां से Na2 Na2CO3
प्लस H2O प्लस CO2। देखिए ये अपने पास रिएक्शन, कितने सोडियम है यहाँ पर? 2 Na है, 2 Na यहाँ पर। कितने कार्बन है? एक ये था और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, 2 के। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ये 2 हाइड्रोजन रही, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ये थे और 2 से ये टोटल से मल्टीप्लाई हो गया, कितने हो गए? 6। जरा देखना 3 ये रहे, A1 ये रहा और 2 ये रहा, 6, ठीक हो गया। तो मैंने बताया था कि ये ना इक्वल होनी चाहिए तभी अपना काम चलेगा। अब मान के चले मेरे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से मेरे को यहाँ से CO2 मिला, तो इस CO2 का भी जो मेरे पास क्या हुआ रेशियो आएगा मास का, वो 3:8 ही मिलेगा। समझ में आया? तो ये था अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। कोई डाउट? तो इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो अपने पास डाल्टन साइंटिस्ट थे सबसे, जब स्टार्टिंग में जिसने एटम के बारे में बताया था कि क्या होता है, और उसने उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, फिर उसकी कुछ एक लिमिटेशन भी आई, कमियां भी आई कुछ एक। तो उसने बता दिया था कि ऐसा ऐसा एटम होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, बट बाद में उसकी कुछ एक लिमिटेशन आई, कमियां आई। फिर कमियों को दूर करने के लिए एक और नई थ्योरी दी गई जिसको ये बोला गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, या फिर मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 ही थे यहाँ पर अपने पास, तो ये चीज़ थी। समझ में आ गया होगा?